प्यारे बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम जो हमारा सैम्पल पेपर है 8th क्लास का मैथ्स का, उसके हम जो सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई है, मतलब कि 3 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 4 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को समझेंगे। और पिछली वीडियो में हमने आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी, इन दोनों सेक्शंस को के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके बताया था। तो उम्मीद है ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है ये आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो अब सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, इनके क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को आप एग्ज़ाम में किस तरीके से करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसमें चॉइस भी दी हुई है कि या तो आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन करें या नीचे वाला क्वेश्चन करें। तो नीचे वाले में कहा है चेक वेदर 140 इज अ परफेक्टली स्क्वायर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है, उसे अभी हम समझेंगे। उससे पहले जनरली जो हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है 169 का स्क्वायर रूट निकालने का, जो कि हमने आपको पहले भी समझाया था क्लासरूम में, कि फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करते हैं 169 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 169 के फैक्टर क्या होंगे, देखिए 13 से डिवाइड होगा ये सीधा, तो 13 और 13, तो यहाँ पर 13 का क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया। तो यहाँ से फैक्टर से क्या निकल के आ जाएगा 13। तो इसका स्क्वायर रूट जो है एक्चुअल में वैसे तो 13 होगा। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है, इसे भी समझते हैं। देखिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड जो होता है एक अलग तरीके का एक मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी हमें नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होता है उसमें से हम क्या करते हैं, ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ओड नंबर है, तो फर्स्ट सबसे पहला जो छोटा स्मॉलेस्ट ओड नंबर वो क्या है, 1 है। तो जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो क्या है 168। फिर 168 में से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा ओड नंबर है वो है 3। तो 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो 165 आ गया। इसी तरीके से 165 से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करा। तो ये मेथड हम जब तक अप्लाई करते हैं, ये स्टेप जब तक अप्लाई करते हैं जब तक हमें ज़ीरो नहीं मिल जाता। तो ये देखिए ज़ीरो हमें कितने स्टेप्स में मिला है, 13 स्टेप में। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो 13 हो जाएगा, सिंस आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 13 नंबर। तो हमें कितने ओड नंबर इनमें से सब्ट्रैक्ट करने पड़े, हमें 13 नंबर सब्ट्रैक्ट करने पड़े। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 13 हो जाएगा। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो यही हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है। ठीक है, अब यदि किसी नंबर का, अगर हम ये किसी नंबर में यही मेथड हम अप्लाई करें और वहाँ पर ज़ीरो भी ना आए, ठीक है, और ना और ज़ीरो ना आए और कोई नेगेटिव नंबर आ जाए या पॉजिटिव नंबर बच जाए, तो उसका क्या होगा, वो उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो ये मेथड देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टू फाइंड द स्क्वायर रूट वी सब्ट्रैक्ट सक्सेसिव ओड नंबर्स। हम क्या करते हैं, जो कंटिन्यूस ओड नंबर्स होते हैं उनको बारी बारी से जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक हमें ज़ीरो नहीं मिल जाता। तो और जो टोटल नंबर जितने सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं तो वही उसका स्क्वायर रूट बन जाता है। तो आपने ये मेथड समझ लिया, तो अब आप एक बार खुद से भी इसको करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें 140 को भी चेक करके बताना है क्या ये भी परफेक्टली स्क्वायर्ड है बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो देखिए अब इसको भी आप उसी तरह मेथड से करके देखिएगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है ज़ीरो नहीं आएगा इसमें, तो ये परफेक्टली स्क्वायर जो है नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ स्काउट कैंप देयर इज़ अ फूड प्रोविजन फॉर 300 कैडेट्स फॉर 42 days. If 50 more cadets join the camp, for how many days will the provision last? तो हमें ये बताना है, देखिए किसी कैंप में 300 कैडेट्स के लिए जो है 42 डेज़ का जो फूड है, ठीक है 42 डेज़ का फूड है। तो हमें ये बताना है कि यदि 50 कैडेट्स और आ गए तो अब जो हमारे पास जो फूड है वो कितने दिन जो है चलेगा। यदि 15 कैडेट और आ जाते हैं तो जो हमारे पास अवेलेबल फूड है वो कितने दिन जो है हम उसको यूज कर पाएंगे। तो देखिए इसका तरीका ये क्या है, हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनली मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या है, 300
इन्वर्स प्रोपोर्शन मेथड यहाँ पर लगेगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन मेथड। तो क्या करेंगे, 300 जो कैडेट्स है उनके लिए 42 डेज़ का फूड अवेलेबल है, तो हम 300 की 42 डेज़ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए कि 50 कैडेट और आ जाएंगे, तो टोटल कैडेट अब कितने हो गए, 350 हो गए। तो इन कैडेट्स के लिए अब कितने नंबर ऑफ डेज तक फूड जो है वो चलेगा। तो देखिए अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें डेज़ ये निकालने हैं, तो ये डेज़ निकालने हैं, तो 350 इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डेज इज इक्वल टू 300 इंटू 42 डिवाइड बाय 350। तो 0 से 0 डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद देखिए 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 जा 30 और 5 7 जा 35। 7 से आप 42 को डिवाइड कर दीजिए, 7 6 जा 42, तो 6 की 6 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो गया 36। तो 36 डेज तक जो है यहाँ पर जो फूड है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। A road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि एक रोड रोलर है, और रोड रोलर जो है वो एक क्या करता है, एक रोड को फ्लैट करता है, लेवल उसका करता है। तो अब उसको लेवल करने के लिए जो रोड रोलर है वो 750 जो रिवोल्यूशन यानी चक्कर, तो 750 चक्कर वो पूरे करता है उसको लेवल करने के लिए। तो हमें बताना है यहाँ पर कि जो रोड है जिसको उसने लेवल करा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए उन्होंने अलग से डायमीटर दिया है रोड रोलर का, तो रोड रोलर का डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है उसकी वो 1 मीटर यहाँ पर दी हुई है। देखिए रोलर की जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, लेंथ 1 मीटर में है। तो जो लेंथ है उसको भी हम सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए डायग्राम से समझते हैं, देखते हैं इसको। देखिए रोड रोलर जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, और जो इसका बॉटम और जो इसका टॉप होता है वो एक सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो जो इन्होंने यहाँ पर इस रोड रोलर का जो आपको यहाँ पर डायमीटर दिया है वो क्या होगा, वो एक नीचे जो बेस होता है वो सर्कल की फॉर्म में होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का हमें पता है, डायमीटर का फॉर्मूला 2πr होता है एक सर्कल का। और जो उसकी जो लेंथ दी हुई है रोड रोलर की वो दी है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। तो देखिए यदि हम वर्टिकली इसको कट करें रोड रोलर को, और उसको उसकी शेप को स्प्रेड कर दें, फैला दें, तो वो एक रेक्टेंगुलर की शेप में आपको यहाँ पर रोड रोलर वो दिखता है। तो यदि एक चक्कर की हम बात करें, तो एक चक्कर जब रोड रोलर का कंप्लीट होता है, एक चक्कर 1 रिवोल्यूशन, तो वो कितना एरिया कवर करता है 1 रिवोल्यूशन में, वो एक रेक्टेंगल के इतना एरिया जो है ये इसके एरिया के बराबर कवर करता है। तो 1 रिवोल्यूशन में वो जो एक 1 रेक्टेंगल के एरिया के बराबर वो एरिया कवर करता है। तो ऐसे उन्होंने हमें क्या दिया है कि 750 रिवोल्यूशन यदि वो कंप्लीट करे, तो जो रोड है उसका लेवल जिसका वो कर रहा है रोड रोलर, तो उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया देखिए आपको सबको पता ही है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये रेक्टेंगल का एरिया होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए हमें गिवन है क्वेश्चन में कि डायमीटर ऑफ रोड रोलर, डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ रोड रोलर इक्वल टू यू का दिया हुआ है हमें 84 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ रोड रोलर क्या हो जाएगी, देखिए यदि डायमीटर जो होता है वो 84 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ रोड रोलर, रोड रोलर वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो 84 डिवाइड बाई 2 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारी होगी। अब देखिए लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ ऑफ रोड रोलर वो क्या है, वो 1 मीटर थी, तो उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अब एक्चुअल में जो रोड रोलर है वो एक 1 जो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो एक रेक्टेंगल के बराबर, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर कर रहा है। ठीक है,
और यदि हम बात करें तो ये जो शेप है इसको हम सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं, सिलेंडर होता है। तो 1 रिवोल्यूशन में जो वो एरिया कवर करेगा वो एक उसके जो है कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। तो सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, वो होता है 2πr/h। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और रेडियस r जो है वो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ फाइंड कर ही लिया उसको, और h क्या है, जो लेंथ है उसकी, वो ये लेंथ है, ये उसकी हाइट बन जाएगी। तो इसके बाद देखिए अब हमें क्या बताना है, कि हमें बताना है एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं, देखिए एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 750 रिवोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 रिवोल्यूशन का जो एरिया है वो क्या है 2πr/h। तो 2πr/h में यदि हम 750 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टोटल एरिया हमारा मिल जाएगा। तो देखिए 2πr/h, इसकी वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू रेडियस हमने निकाला था 42, h की यानी लेंथ क्या थी, उसकी हाइट क्या बन गई, ये l है, ये हाइट है, तो ये 100 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था, इंटू 750। तो देखिए अब डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करते हैं 7 6 जा 42। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करनी है, केवल मल्टीप्लाई में हमारा बच गया 2 इंटू 6 इंटू 22 इंटू 750 इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए पहले 6 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 12 की मल्टीप्लाई 22 में, फिर 75 में, 750 में, फिर 100 में। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका कंप्लीट आंसर आएगा वो आएगा 198,000,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया आ जाएगा। देखिए यदि आप इसको, इस एरिया को, ये सेंटीमीटर में दिया है, यदि आप इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हम देखिए वैसे तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हम यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो जब स्क्वायर करेंगे तो 100 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। जब 10,000 से देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1980। तो ये मीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना चाहें तो उतना ही बच जाएगा, और मीटर स्क्वायर में 1980, ये मीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद देखें, इस क्वेश्चन में एक चॉइस भी दी हुई है कि या तो आप वो ये वाला क्वेश्चन करें रोड रोलर वाला, या एक नीचे दिया क्वेश्चन उसको भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि दिनेश इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबोइडिकल हॉल with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of a point 100 meter square area is painted. How many cans of the paint will he need to paint the room? तो यहाँ पर देखिए बताया हुआ है कि क्यूबोइडिकल हॉल है, क्यूबोइडिकल हॉल जो है उसको पेंट हमें करना है, तो उसकी डायमेंशन दी हुई है, और ये बताया हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो एक कैन से कवर होता है। तो हमें बताना है कि कितनी कैन चाहिए होंगी इस हॉल को पेंट करने में। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए हमें तो वॉल पेंट करनी है, सीलिंग पेंट करनी है, हमें जो फ्लोर है वो पेंट नहीं करना। तो हमें 5 जो सरफेस हैं उनको पेंट करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा क्वेश्चन। देखिए जो क्यूबिकल हॉल है वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, जहाँ पर ये लेंथ उसकी 15 मीटर हो जाएगी, और ये वाली जो है ये 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है 10 मीटर यहाँ पर ये इसकी हाइट हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि एक तो जो साइड्स हैं, जो वॉल हैं, उनको पेंट करना है, ये वाली सरफेस, ये वाली पीछे वाली, और ये फ्रंट सरफेस, और हमें इसका जो टॉप है, ठीक है ना, जो इसकी सीलिंग छत है उसको पेंट करना है, हमें इसके फ्लोर को पेंट नहीं करना। तो हमें 5 सरफेस यहाँ पर पेंट करनी है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमें लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट हमने यहाँ पर मीटर में लिख ली। तो टोटल सरफेस एरिया
ऑफ द क्लासरूम टू बी पेंटेड। ठीक है, तो किस तरीके से पेंट हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बचेगा, तो एल बी प्लस 2BH HL। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये तो एरिया है ऑल फोर साइड का। ठीक है, और इसमें हमने ये दी एल बी क्या है हमारी, देखिए ये एल बी हमारी छत है, सीलिंग है, तो ये वाली लेंथ जो देखिए ये एल है और ये वाली जो है ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एल इंटू बी। तो यदि जो ऑल फोर साइड्स जो एरिया है उसमें यदि हम एल बी यानी कि सीलिंग को ऐड कर दें तो हमें 5 सरफेस का एरिया में मिल जाएगा। तो अब हमें केवल क्या करना है, एल बी और एच की मल्टीप्लाई, एल बी एच की वैल्यू रखनी है यहाँ पर और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए आप देखेंगे यहाँ पर मीटर स्क्वायर के अनुसार जो टोटल सरफेस एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया। लेकिन हमें ये बताना है कि कि ए जो इसमें 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितनी कैन यहाँ पर यूज में आएंगी। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कैन जो है वो 100 मीटर जो है स्क्वायर एरिया कवर करता है। तो देखिए 500 मीटर स्क्वायर है, तो 500 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 500 को 100 से डिवाइड करने पर क्या आ गया 5 कैन, तो यहाँ पर 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद सेक्शन डी, ये हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे कहा गया है राइट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर वैसे तो हम सब जानते ही हैं, एक स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो चारों साइड होती हैं वो क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की। द शेप हैज़ 4 साइड, एक तो 4 साइड इसमें होती हैं। ईच ऑफ साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ, तो हर साइड की जो लेंथ होती है वो आपस में बराबर होती है। मान लीजिए अगर कोई साइड ए है तो चारों साइड की लेंथ जो होगी वो सेम होगी। ठीक है, फिर अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो जो अपोजिट साइड होती हैं जैसे ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा, इसी तरीके से ए डी बी सी के पैरेलल हो जाएगा। द शेप हैज़ 4 एंगल, और चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और इक्वल भी होते हैं आपस में। ठीक है, फिर ईच ऑफ द एंगल हैज़ एन इक्वल मेजर, इक्वल भी हो गए वो। ईच ऑफ द एंगल इज अ राइट एंगल विच मीन्स दे ईच हैव अ मेजर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी स्क्वायर की जो है ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो आप इनको लिख सकते हैं इसमें सभी को। चाहे तो देखिए आप डायगोनल की प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि 2 डायगोनल्स इन अ स्क्वायर आर सेम। ठीक है, तो जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं इसमें सेम होते हैं, और डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। तो वो क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं 90 डिग्री पे। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है इसकी स्क्वायर की। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ आप इस क्वेश्चन में आंसर के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए इसी में चॉइस भी दी हुई है कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन करें या फिर ये नीचे क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा गया है पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस की हमें कोई 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है रोम्बस की। फिर उसके बाद द डायगोनल पी क्यू आर एस जो है वो ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो पी ओ की लेंथ दी है, ओ क्यू की दी है, और हमसे पी आर प्लस एस क्यू पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए आगे देखते हैं, डायग्राम से समझते हैं। देखिए जो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की वो क्या होती हैं, ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल। तो इसकी भी जो साइड होती हैं वो फोर साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, और इसके अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड जो होती हैं वो इसकी भी पैरेलल होती हैं। अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन अ रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पी आर डायगोनल है ये पी एस को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया भी हुआ था कि जो इसके डायगोनल है वो ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, बाइस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो पी एस डायगोनल है ये पी आर डायगोनल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पी ओ है वो ओ आर के बराबर होगा, और जो एस ओ है वो ओ क्यू के बराबर होगा। फिर कहा है डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ अ रोम्बस। तो ये हमने समझ लिया। द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं जो एक दूसरे के नियर हैं, तो उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से ये वाला एंगल इनका सम भी 180 होगा, और इन दोनों जो 2 नियर एंगल होंगे
उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में उन्होंने, देखिए क्वेश्चन में जो है पी क्यू आर एस जो रोम्बस है उसमें हमें उन्होंने बताया हुआ है कि पी ओ जो लेंथ है वो 4 है, 4 सेंटीमीटर, और जो ओ क्यू लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अभी हमने जस्ट प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ये वाला पार्ट अगर 3 है तो ये वाला पार्ट भी 3 सेंटीमीटर का होगा, और ये वाला पार्ट अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये वाला पार्ट भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो हमें पी और एस क्यू की लेंथ बतानी है। तो देखिए पी आर की लेंथ क्या हो जाएगी, पी आर की लेंथ हो जाएगी पी ओ और ओ आर के बराबर। तो पी ओ जो है 4 सेंटीमीटर है और ओ आर भी 4 सेंटीमीटर है, तो पी आर की लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एस क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 और 3 6 सेंटीमीटर। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो पी आर प्लस एस क्यू की जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा उसमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 78 होल स्क्वायर यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको बताई थी। तो 78 को देखिए, 78 को हम ब्रेक कर सकते हैं 70 + 8 इस तरीके से। तो अब देखिए ये जो है यहाँ पर इसको ए की तरह ट्रीट करिए, इसको बी की तरह। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो ए का मतलब है 70, तो 70 का स्क्वायर, बी का मतलब है 8, तो 8 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 17 इंटू 8। तो 17 का स्क्वायर क्या हो गया 4900, 8 का स्क्वायर 16 64 और 16 इंटू 70। तो इसको आप देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेशन है केवल। तो इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद देखें इसमें इन्होंने एक क्वेश्चन आपसे और पूछा हुआ है कि फैक्टराइज करना है आपको 4y² - 12y + 9 को। तो इसको किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, तो जिस तरीके से a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर देखिए आपको बताई, तो इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी होती है, वो होती है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो अब देखिए ये जो दी हुई टर्म है 4y² को हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और y का स्क्वायर y होता है। तो हमने इस पूरी टर्म को 2y का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख दिया। अब -12y है और +9 है, तो +9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया। और ये -12y वाली जो टर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू 3। देखिए इसको मैं इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। तो 12y अभी भी अगर आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, तो अभी भी ये 12y है। तो हमने क्या करा, केवल इस टर्म को ब्रेक करा है इसमें 2 इंटू 2y इंटू 3 में। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से ये हुआ कि हमें अब हम इस जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पर हमें ये दिखेगा कि ये इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है। तो इस आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, तो ए के प्लेस पे क्या है 2y और बी के प्लेस पे क्या है 3। तो हम यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रख देंगे इस आइडेंटिटी में। तो ए की वैल्यू जो है वो 2y है, तो 2y, और बी की जगह पे 3 है, तो 2y - 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से लिखना चाहें तो 2y - 3 2y - 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इसका फैक्टराइज हो गया आइडेंटिटी की हेल्प से। फिर इसके बाद देखें ज़रा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए चॉइस भी दी है 12 क्वेश्चन में कि हमें बताना है फाइंड द फैक्टर ऑफ 3m² + 9m + 6। तो इसका किस तरीके से फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो जब भी फैक्टराइजेशन हम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि दी हुई टर्म्स में यदि कुछ कॉमन निकल कर आ रहा है तो हम उसमें कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 जो है वो तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो 3 को यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बच गया m²। 9 से जब हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3m, और 6 से कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, अब देखिए ये जो मिडिल टर्म है 3m, अब इसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं। तो 3m को मैं 2m + m कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ +2। अब देखिए ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, इन दोनों टर्म से अब कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है m कॉमन लेने के बाद m² से m कॉमन आ गया तो बच गया m, 2m से m कॉमन आ गया तो क्या बच गया 2 बच गया।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 कॉमन ले लें तो m+2 बच जाएगा अंदर। अब देखिए, अब इन दोनों टर्म्स में देखें, इन दोनों टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है, m+2 और अंदर क्या बच गया, m+1। तो इस तरीके से ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए क्वेश्चन बी पार्ट देखते हैं इसका। देखिए बी वाला पार्ट देखते हैं, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 39y³ और ये जो कुछ हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं इनको हमें देखिए हमें फैक्टराइज करना है और फिर इसको डिवाइड भी करना है। तो देखिए 39y³, अब 15y² - 98, इसमें से देखिए यदि आप देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यदि 2 को हम कॉमन निकाल दें बाहर तो अंदर क्या बच जाएगा, 25y² माइनस, देखिए इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 49। तो इस तरीके से ऊपर ये हमारा बच गया। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, 5y + 7 से कुछ कॉमन नहीं है, तो इसको 26y² 5y + 7 इस तरीके से लिखा रहने दें। अब देखिए जो ऊपर हमारा हमने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया था 2, अब अंदर जो बचा है 25y² - 49, तो 25, अब इसको अलग से कर लेते हैं। देखिए 25y² - 49, ये जो है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो 5y का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर। अब ये यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है हमें, कौन सी वाली, वो आइडेंटिटी होती है a² - b² वाली। तो वो क्या होती है, a - b और a + b। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5y - 7 और 5y + 7, इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। तो ऊपर क्या बच गया हमारा, देखिए जो हमारी न्यूमरेटर में टर्म है 39y³ × 2, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 5y - y और 5y + 7, इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ऊपर नीचे 26y² × 5y + 7, तो देखिए इस टर्म से तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई सीधी सीधी। उसके बाद देखिए 2 से हम 26 को डिवाइड कर सकते हैं 13, और 13 से 39 हो जाएगा ये, तो 3। और देखिए y² y³ है, तो y² से y³ हम कैंसिल आउट करेंगे तो केवल ऊपर y की पावर 1 बचेगी, तो क्या बच जाएगा, 3 और y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3y इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें कहा गया है सब्ट्रैक्ट, ये एक टर्म दी है, इस टर्म में से हमको क्या करना है, इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो सबसे पहले हम जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4l tan n। देखिए साथ साथ एक काम और यहाँ पर करते हैं हम, कि ये जो 4l है इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर देते हैं। तो 4l की देखिए मल्टीप्लाई जब आप tan n में करनी है, फिर 3m में करनी है, 2l में करनी है। तो 4l की मल्टीप्लाई tan n में करेंगे तो 40ln ये आ जाएगा। फिर 4l की मल्टीप्लाई 3m में करेंगे तो माइनस का 12 माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, 4 3 जा 12 और lm ये आ जाएगा। फिर 4l की मल्टीप्लाई 2l में करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, +8l² आ जाएगा। इस तरीके से अब देखिए इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को, तो हम क्या करेंगे, माइनस सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। अब 3l की मल्टीप्लाई हमें इन टर्म्स में करते हैं, तो 3l की मल्टीप्लाई हुई 3l², ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अभी माइनस की मल्टीप्लाई अंदर नहीं कर रहे हैं। तो 3l² माइनस 4 3 जा 12 lm प्लस 5 3 जा 15 ln। ठीक है, अब देखिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12lm प्लस 8l² माइनस 3l² माइनस माइनस प्लस 12lm माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में माइनस 15ln। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइक टर्म्स हैं, जो एक जैसी टर्म्स हैं, उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो देखिए 14ln, अब ln वाली टर्म यहाँ पर कहाँ है, वो ये रही, माइनस 15ln। अब इसी तरीके से देखिए lm वाली टर्म ये रही, -12lm।
तो एल एम वाली टर्म कहाँ है, ये रही, प्लस 12 LM। फिर बच गया 8L²। तो L² वाली टर्म कौन सी है, ये रही, -3L²। तो अब देखिए जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं, तो उनको कर देते हैं। तो देखिए 14LN - 15LN, तो 14 में से 15LN गया, तो क्या बच गया, 25LN। इस तरीके से -12LM है, +12LM है, तो 12 और 12 से ये तो कैंसिल ही हो गया। देखिए 8L² - 3L², ठीक है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5L², ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट करना था तो इतना ही हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अगर आप और करना चाहें तो 5L कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, 5N+5 तो हमने कॉमन ले लिया L। तो इतना भी यहाँ पर ये इस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली हम ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यहाँ पर A+B की पहले हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है, फिर इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए ये 2.5 नंबर के क्वेश्चन हो गए इस दोनों में ही। तो 13th का B भी देख लेते हैं। तो पहले हम A+B की मल्टीप्लाई, देखिए इसका मतलब ये है, पहले A की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स में करें, फिर B की मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स में करें, फिर C की मल्टीप्लाई इसमें करें और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करें। तो पहले हम क्या करेंगे, A+B की मल्टीप्लाई इसमें डायरेक्ट करते हैं। तो A की मल्टीप्लाई 2A में करेंगे, इस तरीके से B की मल्टीप्लाई 2A - 3B + C में करेंगे, और C की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर इनको सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए A की मल्टीप्लाई 2A में 2A², A की मल्टीप्लाई B में तो 3AB, A की मल्टीप्लाई C में तो AC, यहाँ पे 2A², इसमें हो गई 3B², B में C की हो गई तो BC, माइनस ब्रैकेट में 2AC - 3BC, ठीक है। अब हम अंदर देखिए यहाँ पर इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 3AB + AC + 2A² - 3B² + BC - 2AC और माइनस प्लस 3BC। अब फिर से वही काम कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लें, ठीक है। देखिए 2A², अब A² वाली कोई टर्म है, ये रही, + 2A², ठीक है। और कोई A² वाली कोई टर्म नहीं है, देखिए -3AB। AB वाली कोई टर्म, AB वाली देखिए यहाँ पर कोई टर्म नहीं है अब आगे। फिर AC वाली टर्म एक ये रही, और AC वाली टर्म ये रही। फिर देखिए 3B² वाली टर्म है, तो केवल यही टर्म है 3B² वाली, तो -3B² लिख दिया। फिर ये BC वाली टर्म है, BC, तो BC वाली टर्म है कि ये रही, 3BC। अब इनको आपस में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2A², ठीक है, तो ये 2A² था और ये 2A² था, तो ये 4A² हो जाएगा। तो -3AB, तो इसके साथ तो कोई है ही नहीं, तो AC और -2AC ये हो जाएगा -AC। फिर देखिए -3B², इसके साथ कोई नहीं था, तो -3B² और BC और 3BC हो जाएगा 4BC। तो इनको जब हमने करा सिंप्लीफाई, तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अब हम सेक्शन ई करेंगे। सेक्शन ई में हमारे 14 से 16 तक क्वेश्चन है। ये सोर्स बेस्ड केस स्टडी क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम डायग्राम दिए जाते हैं, उनकी हेल्प से हमें क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। देखते हैं ज़रा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन द ओकेजन ऑफ फेस्टिव सीजन शॉपकीपर ऑफर डिस्काउंट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। सिमरन वेंट टू एन इलेक्ट्रिक शॉप विच गिव्स 20% दिवाली डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ईच आइटम। तो देखिए शॉप है जहाँ पर जो भी हमें इक्विपमेंट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने हैं उन सब पर 20% का डिस्काउंट यहाँ पर हमें शॉप पे बताया हुआ है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हमसे पूछा है, हाउ विल यू फाइंड द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इफ़ इट मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट ऑन इट आर गिवन। तो देखिए हमें मार्क प्राइस जो है, मार्क्ड प्राइस में से यदि हम डिस्काउंट प्राइस को घटा देंगे तो हमें जो है हम सेल प्राइस जो है वो निकाल लेंगे। तो सेल प्राइस हमारा आ जाएगा। तो देखिए जो हमें प्रिंटेड मटेरियल जो उस पर लिखा हुआ है प्राइस, उसमें से यदि डिस्काउंट प्राइस को घटा देंगे, जो भी जितने भी रुपीज़ का कोई आइटम होगा तो उस पर 20% का डिस्काउंट हमें मिलना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट प्राइस को घटा देंगे तो सेल प्राइस हमारा आ जाएगा। तो इसका देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं,
हमें केवल लिख कर बताना है उसको। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा है फाइंड द सेल प्राइस ऑफ अ ब्लेंडर मार्क्ड एट 1200। तो अब हमें ये बताना है कि एक ब्लेंडर है जिसका जो मार्क प्राइस है वो 1200 है, तो अब उसका सेल प्राइस क्या होगा। तो 1200 का 20%, देखिए जो हमें डिस्काउंट होगा वो कितना होगा 20%। तो 1200 का 20% क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, तो ये क्या आ गया 2400, 24, ठीक है ना 2400। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिस्काउंट हो गया कि 1200 पे 240 का हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हमने अभी आपको बताया कि जो है मार्केट प्राइस से हम क्या करेंगे 1200 से डिस्काउंट को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 960। तो 960 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेल प्राइस होगा ब्लेंडर का जो हमें जिसको हमें पे करना होगा। देखिए अब फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल डिस्काउंट इफ़ सी परचेज एन ओवन एंड LED मार्क्ड एट 7500 एंड 37,500 रेस्पेक्टिवली। तो इस बार जो है दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पर ख़रीदे हैं, वो क्या हैं, एक तो LED है 75,000 और एक जो है ये क्या है यहाँ पर LED और ओवन 37,500। तो देखिए इसका एक तरीका ये है कि या तो आप पहले अलग अलग 20% डिस्काउंट निकाल लें सब पर, ठीक है, या फिर आप क्या करें दोनों के प्राइस जो है पहले उनको ऐड कर दें और फिर टोटल पर क्या कर लें, टोटल पर 20% का डिस्काउंट यहाँ पर आप निकाल लें। तो हम क्या करते हैं पहले इनको ऐड कर कर टोटल पर 20% डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो जब हमने 7500 और 37,500 को ऐड करा तो हमें मिल गया 45,000। तो 45,000 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 14 5 इंटू 2 हो गया 90 और 1 और 2 और 2 जीरो इसके आगे लगेंगी, यानी 9,000 रुपीज़ का हमें क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा। तो ये देखिए हमें जो इन दोनों का जो मार्क प्राइस था वो क्या आया था 45,000। तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें जो टोटल डिस्काउंट मिला है फाइंड द टोटल डिस्काउंट, तो हमें टोटल डिस्काउंट ही बताना था इसमें। तो 9,000 इसका आंसर हो गया। फिर देखिए इसी क्वेश्चन में एक चॉइस और दी है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय हर फॉर परचेजिंग अ रेफ्रिजरेटर एंड अ म्यूजिक सिस्टम मार्क्ड एट 45,000 और 8,000। तो अब हमें ये बताना है कि अगर कोई 45,000 का और 8,000 का कोई मार्क प्राइस के दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उनको हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए 45,000 और 8,000 को आप ऐड कर दीजिए। 45,000 और 8,000 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 53,000। तो 53,000 का हमें 20% डिस्काउंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। 53 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 और 1 जीरो और 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी 10,600। यहाँ पर ये डिस्काउंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो 53,000 से देखिए इन दोनों का जो टोटल आया था वो 53,000 आया। तो 53,000 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है 53,000 से जो डिस्काउंट है हमारा 10,000 का 10,600, ये हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें से 10,600 हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें क्या बचेगा 42,400। तो इतने रुपये जो है हमें पे करने हैं एक रेफ्रिजरेटर और म्यूजिक सिस्टम को ख़रीदने के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें बताया हुआ है कि एक एक्वेरियम है जो कि एक क्यूबोइडिकल शेप में है और उसमें जो डायमेंशन दी हुई है वो अलग अलग हमें यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए ये जो लेंथ है वो डायमेंशन क्या है 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर को लेंथ मान लेते हैं और 30 सेंटीमीटर को ब्रेड्थ और 40 सेंटीमीटर को हाइट। तो देखिए जो हमें एक्वेरियम हाउस यहाँ पर बनाया हुआ है तो ये L है। अब L की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और ये क्या होगी, ये ब्रेड्थ होगी, ब्रेड्थ 30 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये हाइट होगी और हाइट क्या है 40 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर ये बताया हुआ है द बेस इज़ टू बी कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो जो बेस है, जो नीचे वाला पार्ट है
ये जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या है, ये ब्लैक पेपर से बना हुआ है। और द साइड फेस, साइड वाले कौन सी होगी, देखिए ये साइड होती हैं, और फेस बैक फेस कौन सी हो जाएगी, ये फ्रंट फेस है, इसके जस्ट पीछे वाली बैक फेस हो जाएगी, जो कवर्ड है विद द पेपर ऑफ रेड कलर। तो जो रेड कलर है वो किससे कवर है, एक तो साइड फेस से और बैक फेस से, यानी कि साइड फेस कौन सी हो गई, एक साइड ये एक साइड ये, तो 2 साइड हो गई, और ये बैक फेस और फ्रंट फेस। ठीक है, तो 4 फेस जो हैं वो कवर हैं रेड कलर पेपर से, और जिसका जो कॉस्ट दिया हुआ है 4/100 cm²। फिर हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने, देखिए हमसे क्या पूछा है, फर्स्ट फाइंड द डिजायर्ड एरिया ऑफ द ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर का जो एरिया है वो हमसे पूछा गया है। तो ब्लैक पेपर कहाँ पर यूज किया गया है, केवल बेस में यूज किया गया है। और बेस जो है वो क्या है, एक क्यूबिडिकल शेप अगर कोई होती है, देखिए अगर कोई क्यूबिडिकल शेप है तो जो बेस होता है, तो जो बेस होगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। तो रेक्टेंगल जो है जिसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, L इंटू ब्रेड्थ, ये L ये B। तो अब L और B की जो एरिया है तो वो कैसे निकालेंगे, L और B की जो वैल्यू वो आप रख दीजिए 18 × 3, तो 2400 cm²। तो ये क्या आ गया, ये ब्लैक पेपर यानी कि उसका एरिया आ गया जो ब्लैक पेपर यहाँ पर यूज़ किया गया है। फिर हमसे पूछा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पेपर रिक्वायर्ड फॉर बैक फेस। तो बैक फेस कौन सी हो जाएगी, ये पीछे वाली, उसका हमें एरिया बताना है। तो बैक फेस का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए बैक फेस जो होगी, जो फ्रंट फेस है जैसे उसके पीछे वाली जो वो बैक फेस होगी, तो जो फ्रंट फेस का एरिया होगा वही बैक फेस का एरिया हो जाएगा। तो फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा, वो होगा L इंटू, देखिए इसकी डायमेंशन क्या है L ये, और ये डायमेंशन क्या है, ये H है, तो H L इंटू एच। और L की वैल्यू हमें पता है 80 है, और H की वैल्यू क्या है 40, तो क्या आ जाएगा 3200 cm²। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द साइड फेस। अब हमें ये बताना है कि साइड फेस में लगने वाले पेपर की जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो साइड फेस का पहले हमें एरिया निकाल लेते हैं। तो अगर एक साइड फेस जो है वो क्या है, वो है B इंटू एच, तो 2 साइड फेस क्या हो जाएंगी 2 इंटू बी एच। ठीक है, कॉस्ट पेपर रिक्वायर्ड टू कवर द साइड फेस, तो 2 इंटू बी एच हो जाएगा। तो 2, B की वैल्यू क्या है 30, और H की वैल्यू क्या है 40। ठीक है, तो 40 हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 6, 6 4 24, और 2 0, तो 2500 cm²। ये हमारा क्या आ गया, साइड का जो है वो एरिया हमें मिल गया। अब हमें देखिए ये बताया हुआ है कि जो साइड पेपर की जो कॉस्ट है वो रेड कलर के पेपर से बन रही है। तो 4/100 cm² उसका जो रेट है वो क्या है, हमें दिया हुआ है कि 4/100 cm²। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये 4/100 cm²। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेंटीमीटर 100 cm² अगर 4 रुपीज़ है, तो 1 cm² की कॉस्ट क्या होगी 4/100 रुपीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2400 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4/100 की। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 इंटू 4 क्या आ जाएगा 96 रुपीज़। तो इसका कॉस्ट क्या आ गया 96 रुपीज़। फिर देखिए फिर इन्होंने हमसे पूछा है, देखिए फिर इसी क्वेश्चन में उन्होंने चॉइस भी दी है कि या तो आप ये वाला क्वेश्चन करें या ये वाला करें। तो इफ़ द प्राइस ऑफ बोथ कलर पेपर इज सेम, अब इन्होंने ये बताया है कि एक्वेरियम को बनाने में रेड ब्लैक जो भी पेपर यूज हुआ है उसकी जो कॉस्ट है, यदि वो हम ये मान लें कि वो सेम है, तो हमें बताना है टोटल कॉस्ट उसको बनाने में कितनी यूज़ की गई। तो देखिए एक्वेरियम हाउस को बनाने में जो कॉस्ट यूज की गई, अब क्योंकि ये पूरा क्यूबोडिकल शेप है, उसका जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2LB/BH + HL। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे LB BH और HL की, और फिर उसके क्या करेंगे जो टोटल कॉस्ट है, अब हम क्या कॉस्ट मान लेंगे कि जो रेड कलर पेपर को बनाने में 4/100 cm² कॉस्ट थी, यानी 100 cm² को 4 रुपीज़ की कॉस्ट से बनाया गया, तो 1 cm² की जो कॉस्ट होगी 4/100 रुपीज़ हो जाएगी। तो लास्ट में जो भी यहाँ एरिया आएगा उसमें हम क्या कर देंगे 4/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक ग्राफ पेपर बना हुआ है, और ग्राफ पेपर पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर
दिखाई गई हैं। तो देखिए जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हमें दिखाया गया है ईयर्स को, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ लेबर्स को बताया गया है। तो हमें इस डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें देखिए पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नंबर ऑफ़ लेबरर्स वाज द मिनिमम। तो कौन से ईयर में जो लेबरर्स की जो नंबर्स की जो संख्या है वो क्या है, वो मिनिमम है। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो सबसे डाउन कहाँ पर है, ये 2006 में। और 2006 के सामने यहाँ वाई एक्सिस पे देखें क्या लिखा आ रहा है, 100 वैल्यू है। तो यहाँ पर किस ईयर में जो सबसे कम संख्या थी वो 2006 है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2006। फिर सेकंड में हमसे देखिए क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ लेबरर्स हायर्ड इन द ईयर 2004 और 2006। तो 2004 में देखिए लेबरर्स जो हैं वो कितने थे, 600, और 2006 में क्या थे, 100 थे। तो 600 प्लस 100 क्या हो गए, 700 लेबर्स हो गए। तो 700 लेबर्स जो हैं वो 2004-2006 में हमें जो है हायर किए गए थे। फिर थर्ड क्वेश्चन देखें, फाइंड द परसेंटेज राइज इन द नंबर ऑफ लेबर हायर्ड फ्रॉम 2001 टू 2004। तो 1 से 4 के बीच में लेबर्स की जो संख्या है वो कितनी बढ़ गई। तो 2001 में तो 200 थे, और 2004 में देखिए यहाँ पर 600 हुए। तो यानी कि कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 400 लेबर का। तो हमें यहाँ पर इसको परसेंटेज में बताना है। तो 200 से 600 जो लेबर्स की नंबर है वो बढ़ गई। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे, 400। ठीक है, और कहाँ से बढ़ गई वो, 200 से बढ़ गई। तो इंटू 100, तो कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 200 परसेंटेज। तो कितनी संख्या बढ़ा वहाँ पर बढ़ गई परसेंटेज, 200%। फिर देखिए इसमें चॉइस भी दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द मंथ इन द नंबर ऑफ लेबरर्स फ्रॉम 2003 टू 2006। तो 3 से 6 के दौरान देखें, 2003 2003 इसमें 500 था, 500, और 2006 में 100 था। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज कितना हुआ, 500 से 100, तो डिक्रीज कितना हुआ, 400। और पहले क्या था, 500। ठीक है, तो इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया, 400, 5 से ये कर दें 20, तो 4 2 जा 80। तो यहाँ पर कितने परसेंट डिक्रीज हो गया, ये 80% इसका आंसर हो गया। देखिए बड़े इजीली जो है तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़कर कर सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो है आप खुद से भी कर देखें और अच्छे से समझ लें। इसी तरीके का पेपर भी आपका एनुअल एग्ज़ाम का आएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे प्रैक्टिस करें और ज़रूर इन क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से देखें और उनको खुद से भी सॉल्व करें।